अखिलेश यादव बहुत भारी गलती कर गए हैं विधानसभा से निकल के। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सब ने कल और आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई देखी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का प्रथम सत्र 2024 का स्टार्ट हुआ, जिसमें पक्ष और विपक्ष ने दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष किए। आइए चलते हैं कि इस तरह के जो विपक्ष ने जिस तरह का मुद्दा उठाया और जिस तरह से मोदी ने जवाब दिया, उसमें क्या स्थिति बनी और आने वाले टाइम में संसद की क्या तस्वीर बनने जा रही है, उसमें चर्चा करते हैं जी। उस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं राजीव सक्सेना साहब, उनका स्वागत जी। नमस्कार सक्सेना साहब, आपने लोकसभा में विपक्ष की बहस सुनी, उनके भाषण सुने, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो चर्चा थी उस पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद जी प्रधानमंत्री को जवाब देना था सारी चीज़ों का जी। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण जो डिस्कशन हुआ, उसमें राहुल गांधी को बहुत जो हमने प्रखर देखा जी। ज़्यादातर लोगों ने इस बात की तारीफ की कि राहुल गांधी ने इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपनी बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना रो में बह गए कि जिसके कि या उनको जो कुछ लिखवाया गया, क्योंकि पहले से ही कहा जाता है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, राहुल गांधी को अगर कष्ट में लाते हैं तो उनके सलाहकार ही लाते हैं। तो आपने जब राहुल गांधी का भाषण सुना, जो अक्सर जब वो दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने संसदीय मर्यादाओं का भी कई बार उल्लंघन किया, लेकिन क्योंकि ये आदत सी बन गई है कि विपक्ष ये कहता है कि सत्ता पक्ष बोलने नहीं देता है, इसलिए शायद चेयर ने उनको टोका तो जरूर जी, लेकिन रोका नहीं जी। और राहुल गांधी लगातार बोलते रहे और पहली बार हमने देखा कि धारा प्रवाह स्थिति में बोले। ये काबिले तारीफ है कि राहुल गांधी कुछ मैच्योर हो रहे हैं जी। तो आपको कैसा लगा कि राहुल गांधी के इस बोलने से, और जो संसद में उन्होंने भाषण दिया, वो पूरे देश ने देखा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पे भी देखा जी, और इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के द्वारा जो बातें की गई हैं, राहुल गांधी के पक्ष में जाएंगी या विपक्ष के पूरे नुकसान होने की स्थिति है? देखिए, 10 साल के बाद जी पहली बार नेता विरोधी दल बोला लोकसभा में, और राहुल गांधी ने ये जिम्मेदारी वहन की, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी को एक तो ये था कि मैं जो डिलीवरी दे रहा हूँ भाषण की, उसमें धारा प्रवाह हो, उसमें कंटेंट भी हो जी। पर कंटेंट उतने इम्पोर्टेंट जो होने चाहिए थे वो जनरल इश्यूज थे। जो अपोजिशन का प्रोग्राम था, एक विजन था, वो सामने नहीं आ पाया। आपको बताऊं कि आप कह रहे हैं कि वो जर्नल थे जी। मुझे लगा पहली बार संसद में जी धार्मिक प्रतीकों को और धार्मिक मूर्तियों को जी प्रचारित किया गया और उनको जो है प्रोजेक्ट किया गया। कि शायद मेरे जीवन काल में तो मैंने कभी देखा नहीं कि संसद में इस तरह की भगवान की मूर्ति या महापुरुषों की मूर्ति लहराई गई हो और उसमें उनकी डेफिनेशन दी गई हो या उनके उद्देश्य बताए गए हों। तो ये किसने उनको समझाया? मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर एक चीज़ जो मेरी जानकारी में आई है वो ये है कि जो हमारे संविधान में जो मूर्तियाँ हैं, जो पिक्चर हैं रिलीजियस, उनको मैनेज करने के लिए किसी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लाएं, वो राहुल गांधी को वो एल्बम दे दें, वो दिखाएं, जिससे कि वो संविधान वाली मूर्ति वो हो। वो पिक्चर अरेंज हो नहीं पाई, उसकी जगह जिन सज्जन को मैनेजमेंट दिया गया था वो उन्हीं देवताओं की दूसरी पिक्चर्स ले आए, नंबर 1। नंबर 2, ये तो इस तरीके का नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई, इधर से भी हुई उधर से भी हुई, पर इधर से कुछ ज़्यादा हुई नहीं होनी चाहिए। इसमें कंटेंटफुल आपका भाषण है, आपको मौका मिलता है। अब इन राहुल गांधी का ही नहीं, इससे बढ़िया अखिलेश यादव का रहा जोरदार, बोले कि अगर हम इस ईवीएम मशीन से जीतेंगे हम इसे ही हटा देंगे। कोई लॉजिक ही नहीं है इस तरीके के बातों का। अब बोलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए जी। विपक्ष में जो भी राहुल गांधी ने कहा जी, उसमें जनता तो संज्ञान में ले रही है कि उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, हिंदू हिंसक है। इसका
दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन राहुल गांधी के इतने प्रखर होने से जी सक्सेना साहब, मुझे लगता है कि जो इंडी गठबंधन के जो प्रमुख दल हैं, कुछ जो है असहज महसूस कर रहे हैं कि राहुल गांधी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। विशेषकर मैं यूपी के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की तरह से बोल रहे हैं, उसमें उनका मेन मकसद उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाना है। भाई देखिए, क्या आपको लगता है उस केस में जी। अखिलेश यादव जी जो अभी इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, जी क्या वो चाहेंगे या अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे कि कांग्रेस के साथ मिलकर वो राहुल गांधी को जमीन देंगे? क्या राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो पूरी तरीके से वायनाड को खुश करने के लिए दिया, जहाँ से उनकी बहन चुनाव लड़ने वाली है। जी, खुद राहुल गांधी हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, वहाँ हिंदू बहुमत है। अखिलेश यादव की जितनी फैमिली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो सब हिंदू बहुमत की, हिंदू को गाली दे के नहीं चलने का काम। सारे जो बेस वोट है इनका अखिलेश यादव जी का, वो कृष्ण भक्त है, रिलीजियस वैल्यू। आज आपने देखा हुआ एक बाबा जी दुर्घटना का कारण बने, उस पर भी अखिलेश यादव खुल के नहीं बोल पाए रिलीजियस लाइन पे, तो ये मजबूरी है, वो नहीं बोल पाएंगे। फिलहाल वो राहुल गांधी ने जो गेम खेला है, या जो गेम क्या या मजबूरी है लीजिए, वो वायनाड के होने वाले उपचुनाव को दृष्टिगत। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि वायनाड को प्रोजेक्ट करते हुए उन्होंने ये नहीं, वहाँ जनता पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ मुस्लिम लीग का एरिया है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है बहुमत तो की। आपको ये आपके साथ और मेरे साथ अखिलेश यादव को भी समझ आ गया होगा कि आने वाले समय पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी ज़मीन तलाशती हुई नज़र आ रही है, और अखिलेश यादव अगर ये बात नहीं समझ पाए तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में जो वर्चस्व अभी दिख रहा है बीजेपी के बाद, वो डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में होंगे, वरना वो अपने हाथ से ही कांग्रेस को ये साधन दे देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले कई वर्षों से ज़मीन खोई हुई है। जी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पे अखिलेश यादव को इस सत्र के बाद, जी, विशेषकर बजट सत्र के बाद, जी, अखिलेश यादव अपनी नई भाषा सुनाते हुए नजर आएंगे, और वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि संसद में जो प्रोजेक्शन हुआ, यदि आप देखें तो जिस तरह का राहुल गांधी ने अपना प्रोजेक्शन किया, तो उन्होंने ये दिखाया कि वो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बहुत मजबूत तरीके से विपक्ष का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव चक्रव्यूह में फंस गए हैं। इस समय तो सब फंस गए हैं। अब ना वो गले उतर सकती है ना निगल सकती है। नहीं, अखिलेश यादव को मालूम है कि उन्हें बीएस आज नहीं तो कल बीएसपी का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में दोनों लोगों को अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने कुछ ही सीटें पाई हैं, जी बिल्कुल, वो भी अखिलेश यादव के संपर्क में रहने के बाद। जी जी। तो ऐसी स्थिति में जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जब पिछले चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव बुआ भतीजा लड़े थे एक साथ, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए थे उसके बाद दोनों ने अपना रास्ता अलग अलग कर लिए थे, और विशेषकर अखिलेश यादव ने बुआ का हाथ छोड़ दिया था। ऐसी ही कमोवेश स्थिति आने वाले समय में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ कर सकते हैं, और कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में एकला चलो का नारा लगाती हुई नजर आएगी। हालांकि उसकी कोशिश होगी कि एक बार और अखिलेश यादव का हाथ पकड़े रखें। मुझे लगता है कि ऐसा लिटमस टेस्ट उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, विधायकों के 10 सीट्स पर चुनाव हो रहे हैं, तब तक शायद हो सकता है गठबंधन बना रहे, लेकिन उसके बाद ये गठबंधन किसी भी तरह से चलता नज़र नहीं आ रहा है, और उसमें किसी न किसी मुद्दे पर अखिलेश यादव कांग्रेस से पल्ला झाड़ेंगे और अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा मानना है सक्सेना साहब जी कि अखिलेश यादव ये 3 बार कर चुके हैं। जी, देखिए, अखिलेश यादव पहले सांसद थे 2019 और 24 में। बिल्कुल। जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए जी, तो उन्होंने संसद छोड़ दी जी, और विधायक बन गए। हाँ, क्योंकि वो अपने चाचा को विधायक दल का नेता नहीं बनाना चाहते। हाँ बिल्कुल पक्का है। अब रिवर्स फिर हुआ। जी हाँ, 2024 में फिर अखिलेश यादव ने सांसद का चुनाव लड़ा। अब उन्होंने फिर विधायक सीट छोड़ ली और संसद चुनने का मन बनाया।
मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव की बहुत बड़ी भूल है। जी अगर वो अपने को प्रोजेक्ट आने वाले 2027 के चुनाव के लिए विधानसभा की तरफ करते तो शायद परिस्थिति और होती, लेकिन उन्होंने जब संसद का रुख अपनाया है तो मैं समझता हूँ कि उनकी ज़मीन खिसकाने में उत्तर प्रदेश में उन्हीं के लोगों का भी हाथ हो सकता है। वो लोकसभा में डिम्पल यादव को भी रख सकते थे जी, और विधानसभा वो खुद संभालते जी तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव से फिर गलती हुई है। अखिलेश यादव की स्थिति दो चक्की में पिसने की होगी। एक तरफ अखिलेश यादव प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे संसद में, लेकिन वहाँ डोमिनेट किए जाएंगे कांग्रेस के द्वारा। राहुल गांधी ये प्रोजेक्ट करेंगे जैसा कि कल के भाषण में हुआ कि ही इज़ द ओनली वन जी जो अपोजिशन को लीड करता है। जी तो अखिलेश यादव की सेकेंडरी पोजीशन हो गई है जी। और इधर विधानसभा में चाचा देखेंगे और अखिलेश यादव विधानसभा आने वाली 2027 में क्राइसिस फेस कर सकते हैं, क्योंकि मायावती ने भी कमर कस ली है और इधर चंद्रशेखर भी अपना आधार बना रहे हैं। तो दलित वोटर्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस अपना अपना जो है आधार बना रही है। तो मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस, मायावती और सपा में बढ़ता नजर आएगा। ऐसी स्थिति में सपा जो अपनी जमीन खो सकती है और तो ऐसी स्थिति में सपा की जो स्थिति है, सक्सेना साहब क्या मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ, ओवैसी को हल्केपन में लेना एक गलत बात है। ओवैसी मुस्लिमों के आज सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, लेकिन मैंने सक्सेना साहब देखा कि मुस्लिम्स की तो ये सोच नहीं है कि वो अपने मुस्लिम किसी रिप्रेजेंटेटिव को उस पीछे चलते हैं। वो मुस्लिम का एक पर्पस ध्येय है कि ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट देते हैं। नहीं, उसका कंसेप्ट ये है कि हम वोट बैंक नहीं है, हमें राजनीति की मुख्य धारा में आना है। तो अब इसमें ना तो सपा मुख्य धारा में लाने के लिए तैयार है, ना कांग्रेस मुख्य धारा में लाने को तैयार है। तीन लोग मुस्लिम लोगों को तो ये अभी ये मामला मुस्लिम वोटों का तो अलग है साहब। अब नया समीकरण बनेगा, क्या बनेगा इसमें मुल्ला मौलवियों का बहुत बड़ा रोल होगा। जी, फ्यूचर में कांग्रेस, सपा और बसपा मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं लड़ सकते, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनमें सभी में महत्वाकांक्षा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम रखने की। और इन सबका वोट बैंक भी यूपी के हिसाब से, यूपी का जो सोशो इकोनॉमिक है करेक्टर, उसके हिसाब से इनका पार्टियों का गठन है। अब आप ये बैकवर्ड की भी राजनीति ये करने से ज़्यादा घबराते हैं, कहते हैं ये अपर क्लास, अनरिजर्व क्लास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर ये नाराज़ हो गया, आज इसके पास कोई नेतृत्व ही नहीं है अनरिजर्व क्लास का। कांग्रेस भी रिजर्व क्लास की राजनीति कर रही है, सपा भी रिजर्व क्लास की राजनीति कर रही है, और कुल मिला के ये नहीं चाहेंगे कोई भी कि बीजेपी में फिर चला जाए अपर क्लास है। ऐसी स्थिति में जनता का और पॉलिटिकल पार्टीज का पहले जो फोकस है वो उपचुनाव है। उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, अभी उनकी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि 6 महीने का टाइम है तो हो सकता है कि वो सितंबर तक चुनाव करा लिए जाएं। ऐसी स्थिति में बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, जो उन्हें काफ़ी असहज स्थिति सहनी पड़ी है लोकसभा के चुनाव में सीटों को खोने के बाद। वो पूरा जोर लगाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि अगर सपा कुछ विधानसभा की सीट्स खोती है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय पे अखिलेश यादव के लिए कठिनाइयाँ बढ़ने जा रही हैं। और अखिलेश यादव ने संसद चुन के एक गलती की है। मुझे लगता है उन्हें विधानसभा में बने रहना चाहिए था, क्योंकि अगर संसद का चुनाव होगा तो वो 2029 में होगा, लेकिन विधानसभा का चुनाव 2027 में है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव बहुत भारी गलती कर गए हैं विधानसभा से निकल के। आइए देखते हैं आने वाली राजनीतिक उठापटक में अखिलेश यादव का आने वाले 2-3 महीने में क्या रुख रहता है। क्या वो कांग्रेस के साथ बने रहेंगे या वो फिर अपना एक अलग आधार बनाएंगे, या खुद ही कांग्रेस के साथ रहते रहते कांग्रेस की आलोचना प्रखर रूप से करेंगे और वो कभी नहीं चाहेंगे कि संसद में कांग्रेस, विशेषकर राहुल गांधी, अपने को प्रोजेक्ट करें देश के स्तर पर। तो अगर वो ये कोशिश करेंगे तो विधानसभा में अपना आधार खोते हुए नजर आएंगे। तो ये दोनों उनकी अखिलेश यादव के लिए दोनों तरफ की स्थिति खराब है। अखिलेश यादव को प्रदेश की राजनीति में ध्यान देना चाहिए था,
लेकिन मैं समझता हूँ कि अति महत्वाकांक्षा से वो संसद पहुँच गए हैं और जो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अखिलेश यादव ने जो उत्साह दिखाया है, जो गलती से उनको जो सीट्स मिल गई हैं, जिसमें जनता की कुछ निराशावादी स्थिति हो गई थी कि कई लोगों ने वोट नहीं दिया, तो शायद वो स्टैटिस्टिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि स्टैटिस्टिक्स समझेंगे और हिंदू वोटर्स अगली बार सजग होकर निकला, तो अखिलेश यादव को अपना अधिकार, अपना आधार खोता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति में ना वो संसद के रहेंगे, ना विधानसभा के रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए देखते हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री फ्यूचर में राजनीति में क्या करती है, क्योंकि अखिलेश यादव की केमिस्ट्री बिगड़ते ही इंडिया गठबंधन की स्थिति खराब हो जाएगी। और एक प्रमुख दल और ममता बनर्जी का है, जो ममता बनर्जी भी अलग रुख जाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन छिट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो संशय किया जाता है कि एनडीए गवर्नमेंट कंटिन्यू चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन को ये खुद ही लोग मौका ऐसा देंगे जिसमें कभी भी उनके बहुमत में यदि कुछ उनसे एनडीए गठबंधन के कुछ लोग अगर दूर भी जाते हैं, तब भी वो ना तो दूसरा पक्ष सरकार बना पाएगा और एनडीए गठबंधन और मजबूत होता नजर आएगा। आने वाले बजट सत्र के बाद एनडीए गठबंधन का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आएगा और इंडी गठबंधन का कुनबा कम होता हुआ नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे चल के देखते हैं क्या स्थिति बनती है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।